अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क मोहब्बत बहुत ही बोल्ड और रोमांटिक नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 3 की जानिब। क्या बात है शानज़े, काफ़ी चुप चुप हो। सनम जो आखिरी क्लास अटेंड करके आई थी, यूनी के लान में चुपचाप बैठी शानज़े उसे हजम नहीं हो रही थी। क्या हुआ शानज़े, क्यों उदास है, बता यार। जब से मुराद की जॉब लगी है बदल सा गया है। अब जबकि पुप्पो ने मेरी एग्जाम्स के बाद की तारीख रखी है शादी की, तब भी उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं है। ओ शानज़े यार, क्या उल्टा सीधा सोची जा रही है। उसकी जॉब तो देख कितनी टफ है, इतनी बड़ी कंपनी में वो एम्प्लॉय है यार, बिजी होगा। शायद तू भूल रही है कि तुझसे मोहब्बत करता है यार, कुछ उल्टा सीधा नहीं सोच पागल। अब तो 2 महीने बाद एक हो जाओगे तुम दोनों। फजूल में तो टेंशन ले रही है। सनम उसको समझा रही थी, मगर शानज़े के दिमाग में सुबह का मंजर घूम रहा था जब पुप्पो की शादी की डेट फिक्स करने पर मुराद के चेहरे का जाविया एकदम बदल गया और उसने नाश्ते से हाथ खींच लिया। अच्छा ये बता, आज कितने बजे लेने आऊं क्लब के लिए। सनम के पूछने पर शानज़े ने एक लंबी सांस ली और कहा, तू अकेली चली जा यार, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, खराब लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है मुझे अपनी। अच्छा चल कोई बात नहीं है, आ जा, चल तुझे घर छोड़ दूँ। वह आज बेटा निशा आ रही है, 3-4 महीनों में पाकिस्तान शिफ्ट हो रही है, हमेशा के लिए। हाँ माँ, अजहर भाई ने से बात हुई थी, मेरा इरादा तो उनका यही कराची में रहने का है, मगर एक बार वो आ जाए मैं उन्हें मशवरा दूंगा, बल्कि दरख्वास्त करूंगा कि यहीं रुक जाए। इस घर में इतना बड़ा घर है, हाली हाली रहता है, थोड़ा आपका भी दिल लग जाएगा। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी ही बात कही तुमने। क्या अजहर मानेगा? देख लेते हैं माँ बात करके। सारी पैकिंग होगी आपकी? भलाज ने निदा बेगम के कमरे में आकर कहा। हाँ बेटा, कब निकलना है? बस आधे घंटे में निकलते हैं, इंशाल्लाह कल शाम तक पहुंच जाएंगे कराची। भलाज ने फ़ोन इस्तेमाल करते हुए कहा। मैं आपा को कंफर्म कर दूं? नहीं रहने दो ना, मैं बाजुल को टेक्स्ट कर दिया, आ जाएगा वो एयरपोर्ट लेने। अच्छा चलो फिर। निदा बेगम निकलने लगी जब उन्होंने कुछ याद आया। भलाज जी, पक्का करोगे ना शादी? इस बार निदा बेगम की बात पे वहाज मुस्कुराया और कहा, हाँ माँ, इस बार पक्का, इनकार नहीं, पक्का। अब चलें। हुंजा आज अपना आखिरी पेपर दे के आई थी, बहुत खुश थी क्योंकि अब वो रिजल्ट आने के बाद अपनी हाउस जॉब करेगी, और अभी भी नहा के निकली थी कि उसके नंबर पे बाजिल की कॉल आने लगी। हाँ हेलो, फ्रेश होगी? हाँ, अभी कोई काम था? तुम्हारी अलमारी में एक पैकेट रखा है, खोलो, 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ। बाजिल के फ़ोन रखते ही हुंजा ने अपनी अलमारी खोली तो सामने एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। बाजिल की दोबारा कॉल उठाने में बाजिल ने सिर्फ इतना कहा कि मैं वेट कर रहा हूँ। हुंजा ने गिफ्ट उठाया और उसके देखा एक नीचे कार्ड था। हुंजा ने कार्ड पढ़ना शुरू किया। अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो हुंजा ये ड्रेस पहन के नीचे आ जाना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी कार में, पीछे के दरवाजे से आना। हुंजा ने कार्ड नीचे रख के ड्रेस देखा और एक खूबसूरत सी वाइट कलर की अनारकली फ्रॉक थी जिसमें खूबसूरत सा गोल्डन कढ़ाई हुई थी। हुंजा ने अपने दिल को टटोला और वो कोई भी फैसला जज्बात के रूह में बहकर नहीं करना चाहती थी। बाजिल के नाम की सदाएं उसके दिल के चारों तरफ गूंज रही थी, मगर अभी भी हिंजा का दिल बेचैन था कि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि बाजिल और उसके दरमियान कुछ गलत होने वाला है। हुंजा ड्रेस उठा के चेंज करने चलेगी। वाइट फ्रॉक में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैचिंग की चूड़ियां, बालियां और खुद से पहन के वो पीछे के दरवाजे से निकली तो बाजिल सामने वाइट कॉटन के सूट में अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। हुंजा को सामने आता देख बाजिल एकदम साकन रह गया और उसे याद नहीं आया कि उसे कभी हुंजा इतनी हसीन लगी। इधर हुंजा का निगाह उठाना मुश्किल हो रहा था। शर्माई सी वो बाजिल तक पहुंची। बाजिल ने 2 मिनट तक मबहूत होके उसको देखता रहा और हुंजा के दिल की धड़कनें अजीब हो रही थी और उसका बाजिल की तरफ देखा बहुत मुहाल हो रहा था। अगर मुझे इसी ही तरह के घूरों कंफ्यूज करना है तो मैं जा रही हूँ, ये बोल के हुंजा मुड़ने लगी तो बाजिल उसकी कलाई थाम के कहा, अरे 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 मेरी शेरनी, जाना नहीं प्लीज़। ये बोल के बाजिल ने उसके लिए गाड़ी का फ्रंट डोर खोल दिया। सनम आज डांस फ्लोर पे नहीं, एक टेबल पे बैठ के जूस पी रही थी और मुसलसल किसी की निगाहों में थी। शानज़े ने आज उसे आने से माजरत कर ली थी, दिल उसका भी नहीं था आने का, मगर घर में बैठकर बोर हो जाती। शाहजहां बेगम इतरत और रुदाई जान शाहजहां बेगम की दोस्त के पोते के अकीके में गए हुए थे और सनम को उन्होंने चलने के लिए कहा था, मगर उसने साफ मना कर दिया। हेलो जानम, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? 2-3 लड़कों ने सनम को टेबल पर आकर होटिंग शुरू कर दी। क्लब में इतना शोर, इतना राज था कि सनम की तरफ वहाँ किसी का भी ध्यान नहीं था। नशे में मौजूद इन लड़कों को देख सनम की भी हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि शानज़े साथ होती थी तो एक सहारा होता था। अरे यार, ओ हम
इस हसीना को जरा सी कंपनी दे दें। ये बोल के इन तीनों लड़कों ने सनम को काबू किया और सनम ने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की। जी मगर म्यूजिक इतना लाउड था कि सनम की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। इनमें से एक लड़के ने जैसे ही सनम की जैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया, एकदम किसी ने इसके हाथ वहीं से पकड़ के उसे घुमाया और एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पे दे मारा। देखते देखते साइम इन तीनों लड़कों के दरमियान हाथापाई शुरू होगी। वो तीन थे और साइम जितना उनसे लड़ सकता था लड़ा, मगर अचानक फैजान ने आकर बीच बचाव करवाया। एक अजीब सा माहौल बन गया था। साइम ने फैजान को अपने से छुड़वाया और गुस्से में कहा, ये किस किस्म के लड़कों को तुमने अपने क्लब में एंट्री दी? क्लब के गार्ड्स ने इन तीनों लड़कों को क्लब से बाहर फेंका। जब अचानक साइम डरी सहमी सनम की तरफ मुड़ा। तुम ठीक हो? सनम ने एक नजर साइम को देखा जिसके होंठ के साइड से खून निकल रहा था और माथे पे भी हल्का सा ब्लड निकल रहा था। साइम ने सवाल किया। सवाल पे सनम ने हाँ में गर्दन हिलाई। गाड़ी लाई हो आप साथ अपने? साइम के सवाल पर एक बार फिर सनम ने हाँ में। आइए मैं आपको छोड़ दूं, टाइम ज्यादा हो गया है। सनम इस वाक़े से काफी डर गई। उसे अंदाजा नहीं था कि क्लब में ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो साइम के पीछे पीछे चल रही थी। अपनी कार के पास पहुंच के सनम ने जैसे ही साइम से कुछ कहना चाहा, साइम ने उससे चाबी मांगी। मैं चली जाऊंगी। सनम के कहने पे साइम ने अपनी आस्तीनें फोल्ड की जो शायद फट गई थी। मुझे पता है आप खुद ड्राइव करके जा सकती हो, मगर फिलहाल आप इस पोजीशन में नहीं कि अकेले जा सकें। लाइए चाबी दें। सनम ने हिचकिचाते हुए उसके साथ हाथ में चाबी दी और साइम गाड़ी का गेट खोलकर जैसे ही अंदर बैठा, डाई परफ्यूम की महक उसके नाक से टकराई और उसके दिल ही दिन में सनम की चॉइस की दाद दी। सनम के फ्रंट सीट पे बैठते ही साइम ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। आपका नाम क्या है? सनम ने साइम के सवाल पर उसे एक नज़र देखा और कहा, सनम, ओ नाइस नेम, मैं साइम वहाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज OEO। साइम ने ये कहकर उसके आगे हाथ बढ़ाया तो सनम ने गर्दन झुका के धीरे से कहा, मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती। ओ। सनम की बात पे साइम ने अपने होंठ पूरे गोल करके कहा, वैसे आज अगर आपकी पार्टनर नहीं आई थी तो आपको नहीं आना चाहिए था क्लब में। क्लब कितना ही हाई फाई हो मगर उसका माहौल अच्छा नहीं होता। अगर आप भी गई थी तो आप जल्दी चली जाती। वो असल में इस क्लब में बस डांस कंपटीशन जीतने आई हो। मैं जल्दी चली जाती मगर घर में मामा आपी और दाईजान थे ही नहीं तो अकेले रहने से खौफ आता है, इसलिए बस ज़रा टाइम गुजार रही थी। तो पापा होंगे ना घर में, वो नहीं बोलते और आपको कुछ पापा लफ्ज़ पे उसकी आंखें ज़रा भीगने लगी। आंखों के नम गोशे ने बहुत महारत से साफ किए मगर उसका ये अमल साइम की निगाहों में आ चुका था। लगता है मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया है। साइम के बोलने पर सनम की निगाहें उठाकर देखा और काली गहरी आंखें जिन्हें देखकर साइम पल भर के लिए मबहूत रह गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पापा हमारे साथ नहीं रहते। इन्हें आप ही के बाद बेटा चाहिए था और होगी मैं। दोबारा मामा उन्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती थी, इसलिए उन्होंने हमें और मामा को छोड़कर दूसरी शादी कर ली बेटे के लिए। आई एम सो सॉरी सनम, आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से राइट मोड़ के बस सामने मेरा घर है। साइम ने गाड़ी रोकी और उतरकर सनम को उसकी चाबी वापस करके कहा कि अपना ध्यान रखिएगा। साइम के कहने पे सनम ने एक निगाह उस पर उठाकर देखा और कहा कि आप कैसे जाएंगे? ऐसे ये बोल के साइम ने सनम के पीछे इशारा किया जहां साइम का ड्राइवर गाड़ी लेकर आ चुका था। साइम ने एक नज़र भरकर सनम को देखा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। साइम के जाते ही सनम भी घर के अंदर दाखिल हुई मगर पलट के साइम को देखना नहीं भूली। हुंजा खामोशी से गर्दन झुका के बैठी थी और बाजिल को इसकी खामोशी चुभ रही थी। हुंजा, हाँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे तो लगा शायद तुम जुबान घर छोड़ के आई हो, बाजिल ने मुस्कुराकर कहा तो हुंजा भी मुस्कुराने लगी। ऐसी बात नहीं है, हुंजा बहुत हल्के से कहा। एक मिनट, हुंजा के लिए ये क्या? ये ही कि तुम शर्मा रही हो मुझसे, तुम्हारे गाल पे जो रेड हो रहे हैं शर्माने से हो रहे हैं। बाजिद की बात सुन के हुंजा और ज्यादा ब्लश करने लगी और अपनी नर्वस को छुपाने के लिए बाजिल के हाथ पर मारने लगी। और तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो बाजिल, मगर तुम हो ना? तुम्हारा ये बोल बोल के बाजिल एक हाथ में स्टेयरिंग संभाला और दूसरे हाथ में हुंजा की गर्दन में डालकर उसे खुद से करीब किया और हुंजा के माथे पर अपने लब रख के बाजिल ने कहा, हुंजा इश्क मोहब्बत दोनों हो चुका है, तुमने सांस की तरह हो और बाजिल बाबर के लिए। बाजिल के इतने शिद्दत वाले अंदाजे बयां पे हुंजा उसके सीने से सर टका गई। बाजिल के दिल की धड़कन हुंजा के अंदर एक सरशारी पैदा कर रही थी। दो आंसू हुंजा की आंख से बह निकले और उसे बाजिल के दिल के मुकाम पे अपने लब रख दिए। हुंजा की इस हरकत पे बाजिल अंदर से निहाल हो गया और उसे दोबारा हुंजा के माथे पर अपने लब रखे और हुंजा उसे धीरे से अलग हुई और बाजिल की तरफ देखने से कतराने लगी। गाड़ी एक खूबसूरत से
हट के पास जाके रुकी और हुंजा एक नज़र हट को देखा और फिर बाजिल को। अंदर सरप्राइज है तुम्हारे लिए, चलो। सनम तुझे शुक्रिया अदा करना था साइम का, यार याद ही नहीं रहा। अब क्लब जाऊंगी तो खसूसी कर दूंगी। तो बता मुराद का क्या हाल चाल है? कभी बात कर लेता है और कभी पास से भी गुजर कर ऐसा बिहेव करता है जैसे जानता नहीं। तो क्यों नेगेटिव सोच रही है शांजी? अच्छा अच्छा सोच, तो उसकी बचपन की मोहब्बत है। अच्छा अच्छा ही सोच रही हूँ मम। गुड गर्ल। वैसे एक बात तो बता सनम, हम देखने में कैसा था साइम? मैंने गौर से नहीं देखा। ओ, शांजे ने इतना लंबा ओ किया जिसपे सनम ने दांत पीस के कहा, शांजे बीबी अपने दिमाग जरा कम चलाया करो और सो जाओ तुम। सुबह अपनी मूंछें भी साफ करवानी है। ये बोलकर सनम ने कॉल कट कर दी और इधर शांजी सिर्फ अफसोस ही कर सकी कि सनम की बात पे कि उसे जवाब न देने पे, क्योंकि उसे पता था कि अब सनम मोबाइल बंद कर चुकी होगी। सनम ने आंखें बंद करी तो साइम का चेहरा छन करके उसके सामने आया। सनम झटके से उठकर बैठ गई और नींद अब उसकी आंखों से उड़ चुकी थी। एक खूबसूरत से हट के अंदर जैसे ही हुंजा ने कदम रखा और उसकी आंखें हैरत से खुल रही थी। पूरे हट में सिर्फ एक ही टेबल थी और जैसे खुशबूदार कैंडल से सजाया गया था। टेबल के चारों तरफ गुलाब के फूलों की पत्तियां और खूबसूरत बुके थे और डिम लाइट ने एक अलग ही माहौल बनाया हुआ था। हुंजा ने पलट के बाजिल को देखा और अंदर बढ़ते हुए कहा, वैसे लगता है तुम काफी विलन टाइप हो वाली खसूसियात कहाँ से आई तुम में? हुंजा विलन लफ्ज का इस्तेमाल करके बाजिल की ओर हटा चुकी थी। हुंजा ने अपनी शैतानी मुस्कुराहट छुपाई और जाकर गुलाब के फूलों को छूने लगी। हुंजा की ये बात तपने के बाद अब बारी हुंजा के तपने की थी। वो तो उसके साथ रहकर मुझे विलन की खसूसियात आ गई। हम अक्सर लोग जो हुंजा फहीम की पर्सनैलिटी से जलते हैं वो ऐसी ही बकवास करते हैं। हुंजा ने एक अदा से अपने बाल पीछे करते हुए कहा, हाँ जैसे तुम मुझे ऊन से जलती हो जब भी दिल की जलन कम करने के लिए ये विलन जैसे लफ्ज इस्तेमाल करती हो। बासिल ने भी बराबर का जवाब देते हुए कहा, अब सोहबत का तो असर होता है ना। आगे की बात बासिल ने हुंजा की तरफ झुक के कही थी। हाँ, रोमांटिक में तुम्हारी किस लेने के बाद हुआ। कौन सी किस? बाजिल की बात पे हुंजा भी घबराई। उसके लहजे की लड़खड़ाहट बाजिल को बहुत मजा दे रही थी। अरे हुंजा बीबी, वही किस जो हमने एक दूसरे के ऊपर आगे का जुमला बाजिल ने जानबूझ के अधूरा छोड़ा क्योंकि उसे पता था कि उसका तीर निशाने पे लगा था। हुंजा की टेम्परेचर हाई होना शुरू हो गया था। वो तो गलती से हुआ था और बाजिल बहुत ही कोई बेशरम हद होगी। हुंजा ने अपनी झिनक मनाते हुए, वो तो मैं हूँ, ये बोल के बाजिल ने तेजी से हुंजा को अपनी तरफ खींचा। और ये क्या कर रहे हो बाजिल? चलो वो किस गलती से हुई थी आज जानबूझकर करते हैं। वैसे गलती इतना बोल के बिना हुंजा की बात सुने जैसे ही बाजिल हुंजा के लबों को चूमने लगा तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। मोबाइल पे बाबर साहब के नंबर देखकर बाजिल के फौरन हुंजा से अलग हुआ। बाबर साहब की कॉल बंद होते ही बाजिल ने एक अफसरदा सी निगाह हट पर डाली और हुंजा को कहा, पापा की कॉल थी, बलाज भाई को एयरपोर्ट लेने जाना है, उनकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है। सो सॉरी यार, आज के लिए मैंने क्या क्या सोचा था। कोई बात नहीं बाजिल, चलो चलते हैं। सुबह 6 बजे से वो लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थे और 8 बजे उनकी फ़्लाइट थी और उसके साथ जाने वाले सारे स्टूडेंट तकरीबन पहुंच चुके थे। चेकिंग और बोर्डिंग के बाद आधा घंटा था और उनके पास तकरीबन अपने घर वालों से मिल चुके थे, मगर एक हीर थी जिसका रोना अभी तक चल रहा था। हीर बस करो, पिछले आधे घंटे से तुम रो रही हो। अरे यार आंटी, आप तो समझाएं, ऐसे उल्टा भी आप इसके साथ लगी पड़ी है रोने में। हीर की एक दोस्त ने चिढ़ कर कहा, हीर बेटा बस करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। खुशबू ने उसे खुद से अलग करके कहा, आंसू पूछते हुए कहा, अपना बहुत सारा ध्यान रखना, रोज़ाना मुझे कॉल करना, वक्त पे खाना सिद्रा बेटा ध्यान रखना है इसका। अरे आंटी आप फिक्र नहीं करें प्लीज़, अभी तो जाने दें, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आनी प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ मेडिसिन टाइम पे ले लीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। हीर के अंदर जाते ही खुशबू पलट गई और इस एयरपोर्ट से उसे वहशत आने लगी। हीर के जाने के बाद के अलावा बहुत तल्ख सी हकीकत खुशबू की इस एयरपोर्ट से जुड़ी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गए यंग मैन। बाबर साहब की तारीफ पर बलाज मुस्कुराने लगा। बलाज भाई आप मुझे कब बैठाएंगे अपने एयरपोर्ट्स के जहाज़ में? हुंजा भी उसे घेरे में बैठी थी। अब के चलना हमारे साथ, जितना दिल करे उतना बैठा। हुंजा बलाज की बात पे खुश हो गई थी और कभी कभी अपने पास बाजिल की सरगोशी सुनाई दी।
ابھی تم بازل کے نام کی ڈولی میں بیٹھنے کی تیاری کرو۔ بازل جو حنزہ کے پاس ہی بیٹھا تھا اس نے ہلکی سی سرگوشی کی جو وہاں بیٹھے کسی نے بھی سنی ہو نہیں، مگر بلاج نے اسے سن چکا تھا، اور سنتے ہی وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ دونوں بہنیں آپس میں بیٹھی، نہ تو تھمنے والی باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ بس آپا دعا کرو اس بار مجھے اپنے بلاج کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے اور وہ شادی کے لیے مان جائے، تو بس اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی۔ ہاں ہاں ندا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ آپ بتائیں بازل کے لیے بات کری حاجرہ بابی سے حنزہ کی؟ ندا بیگم کے پوچھنے پر سفینہ بیگم نے بابر صاحب کا فیصلہ اسے سنا دیا۔ جیسے سن کے وہ کافی افسردہ ہوئی۔ آپا کبھی تو بابر بھائی اپنے آپ سے باہر نکل کے کچھ سوچیں۔ بس ندا چھوڑو یہ باتیں، یہ بتاؤ کل جاؤ گی شاہجہاں کے گھر؟ ہاں آپا میں نے کال کر دی، اسے یہاں آنے سے پہلے انشاءاللہ کل جاؤں گی بلاج کے ساتھ۔ اب تم آرام کرو، کافی تھک گئی ہوگی۔ بازل اور بلاج بیڈ پر بیٹھے تھے اور جب بلاج نے اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، ویسے مجھے پتا تھا تم دونوں کی داستان عشق محبت ضرور ہوگی۔ بازل جو اپنی سوچوں میں حنزہ کے سمائے خوش ہو رہا تھا، بلاج کے بولنے پہ ایک دم گھبرا گیا اور کہا، کن کی بات کر رہے ہو بھائی؟ او ننے کاکے، تو کچھ بھی کر پتہ نہیں۔ بلاج نے بازل کی ناک کھینچتے ہوئے کہا، میرے سامنے تو یہ ڈرامہ بند کرو۔ بلاج کے کہنے پر بازل مسکرا کر اس کے گلے لگ گیا۔ بس بھائی دعا کرو وہ میری ہو جائے۔ آمین آمین، میری دعا ہے تم دونوں کے ساتھ۔ یار پہلے بولنا تھا، تجھے پتا ہے کہ یہ راستہ کتنا سنسان ہے، اور یہ تنی دور تو نے پارلر کی بکنگ بھی کروا دی، اب تو خود ہی نہیں آ رہی، کیسے جاؤں گی یار؟ صنم یار رجسٹر کر لے، ماما کی بہت پرانی دوست آ رہی ہیں، اسپیشلی ماما نے گھر میں رکنے کو کہا ہے۔ چل میں کیب منگواتی ہوں، اور پھر ہاں یار پلیز سوری۔ صنم کی کال پر کٹتے ہی شانزے نے گاڑی منگوائی۔ ابھی وہ بات ہی کر رہی تھی کہ ایک گاڑی تیزی سے اس کے سامنے آ کر گزری اور آگے جا کے پلٹ گئی، اور اس کے پیچھے دو گاڑیاں آئی اور دونوں گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوئی۔ گاڑی کے پاس آ کے رکی اور ان میں سے ایک گاڑی ایک شخص سے اترا، الٹی پڑی گاڑی میں ایک زخمی شخص کو باہر نکلا۔ شانزے دیکھ رہی تھی زخمی شخص گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر اس شخص کو رحم نہیں آیا اور اس نے اس شخص پر 3 فائر کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر شانزے کے دل خراش چیخ نکلی، جیسے سن کے مطلوبہ شخص اس کے ساتھ موجود اس کے گارڈز نے پلٹ کر شانزے کو دیکھا، مگر شانزے زیادہ دیر تک نہیں دیکھ پائی اور اسی وقت سڑک پہ بے ہوش ہو گئی۔ السلام علیکم میری جان، کیسی ہو؟ شاہجہاں بیگم نے ندا بیگم کو زور سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ دونوں سہیلیاں گلے لگتے ہی رو پڑیں۔ عطرت اور صنم ان دونوں کو دیکھ کر تھوڑی غمزدہ ہو گئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ عطرت کی آواز پہ ندا نے کا دھیان عطرت پہ گیا۔ وعلیکم السلام، یہ عطرت ہے نا شاہجہاں؟ ندا بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں السلام علیکم آنٹی۔ صنم کے سلام کرنے پہ ندا تھوڑی کنفیوز ہوئی۔ یہ صنم ہے ندا، یہ میری دوسری بیٹی۔ شاہجہاں نے ندا بیگم کی کنفیوژن دور کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہجہاں، تمہاری دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں۔ شکریہ آنٹی۔ عطرت اور صنم نے ایک ساتھ ندا بیگم کا شکریہ ادا کیا۔ اور ندا، بلاج نہیں آیا؟ ارے آیا ہے آنٹی، کیوں نہیں آئے گا؟ آپ بلائیں اور میں نہ آؤں؟ ماما نے سے ڈانٹ کھانی ہے کیا؟ بلاج کے بولنے پہ شاہجہاں بیگم نے مسکرا کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر کوئی تھا جو وہاں جو بلاج کو دیکھ کر پتھر ہو گیا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال بلاج کا تھا۔ شکر ہے بیٹا تمہیں ہوش آیا، اور میں اور تمہاری ماں بہت پریشان ہو گئے تھے۔ شانزے کے ہوش میں آتے ہی اس کی نظر اپنے ماں باپ پر پڑی۔ مگر بیٹا یہ تم بے ہوش کیسے ہوئی؟ جواز صاحب کے سوال پر شانزے کا ہاتھ اپنے سر پر گیا اور کچھ ہڈی سے اس کے سر میں اٹھی تھی، یا کچھ یاد آنے لگا، جیسے اس کا پورا وجود لرزنے لگا، اور رہی سی کسر دروازے پہ دستک دینے والے شخص نے پوری کر دی۔ جواز صاحب نے جب ناک کرتے ہوئے فرد کو دیکھا تو دوڑ کے ان کے سامنے پہنچے اور کہا، ارے بزاد سر، اپنے کیوں تکلیف کری آنے کی؟ اس میں تکلیف کوئی بات نہیں تھی جواز صاحب، آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ شانزے بیٹا، یہ وہ جنہوں نے تمہیں بروقت ہسپتال پہنچایا۔ شانزے بہزاد کو دیکھ کر کافی ڈر چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ موجود ڈر کے دیکھ کے بہزاد کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ آپ لوگ باتیں کرو، میں شکرانے کے نفل ادا کر کے شانزے کی ماما کو یہ بات بول کر روم سے باہر چلے گی۔ جواز صاحب آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ اچھا بہزاد سر، میں بھی آیا۔ جواز صاحب کے جاتے ہی بہزاد اٹھ کے شانزے کے قریب آیا اور اس کی نیلی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ کے بہزاد کو بہت سکون مل رہا تھا۔ بہزاد نے شانزے کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں پکڑ دانتوں میں پیس کر کہا، اگر اپنی زبان کھولی شانزے بی بی تو 2-3 نہیں پوری میگزین تمہارے والد صاحب کے اندر اتار دوں گا۔ ویسے بھی کراچی جیسے شہر میں نامعلوم افراد قتل بہت کرتے ہیں۔ یہ بول کے بہزاد نے شانزے کا چہرہ چھوڑا اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ بہزاد نے ایک نظر اس کی آنسوں سے لبریز آنکھوں میں دیکھا اور کچھ بہزاد کو بے چین کرنے لگے۔ وہ تیزی سے روم سے چلا گیا۔ بلاج کی نظریں عطرت پہ تھی اور عطرت وہ زیادہ دیر تک بلاج کی شعلہ اگلتی نگاہوں میں دیکھ نہیں پائی اور نگاہیں جھکا گئی۔ ماما نے
میں کھانا دیکھ لوں۔ عطرت نے شاہجہاں کو بول کر وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی، بلاج کی نگاہوں سے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ کچن میں پہنچ کر عطرت سلیب پکڑ کے زور زور سے سانس لینے لگی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا، جو عطرت کو ایک سانس لینے میں ختم کر ڈالے گا۔ عطرت آپی ٹھیک تو ہو نا آپ؟ کیا ہوا؟ صنم جو اس کی ہیلپ کروانے کچن میں آئی تھی اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ صنم کی آمد پہ عطرت نے فوراً اپنی طبیعت سنبھالی اور کہا، ارے کچھ نہیں صنم، وہ میں صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا تو اس وجہ سے چکر آ رہے ہیں۔ آپ ٹھیک ہو؟ آر یو شور؟ میں ماما کو بلاؤں؟ ارے ہاں ہاں، میں پاگل، ماما کو بولنے کی کیا بات ہے، وہ ہام ہائی پریشان ہو جائیں گی۔ کھانا کب لگانا ہے پوچھو ماما سے، وہی بتانے میں آئی تھی کہ کھانا لگانے کا بولا ہے ماما نے۔ عطرت نے کھانے کے ٹیبل پر لگا دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ شاہجہاں بیگم کو کیسے بولنے جائے کہ کھانا لگ گیا ہے۔ صنم کے پاس کال آ گئی جسے سننے میں وہ مصروف ہوگی۔ عطرت نے ہمت کری اور پھر ان کے سامنے تو کرنا ہی تھا۔ عطرت تم نے تو کون سا غلط کام کیا؟ عطرت جو خود کو تسلی دیتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ عطرت نے اپنے آپ کو تسلی دی اور ایک بار پھر اس دشمن جانا کے سامنے گئی۔ بلاج کی طرف اس نے نگاہ ڈالتے ہی گناہ نہیں کیا۔ چلو آجو بلاج بیٹا، کھانا لگ گیا ہے، آنٹی ہاتھ دھونے تھے۔ عطرت بیٹا بلاج کو واش روم کا بتا دو، ندا آجو پہلے ڈائننگ ٹیبل پہ۔ عطرت کو ایسا لگا تھا کہ شاہجہاں نے اسے موت کا پروانہ سنا دیا۔ ندا اور شاہجہاں کے جاتے ہی عطرت نے نگاہ اٹھا کے بلاج کو دیکھا اور وہ خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عطرت نے اپنا خشک حلق تر کیا اور اس کے آگے چلنے لگی۔ بلاج بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا اور واش روم دیکھا۔ جیسے عطرت پلٹنے لگی اس کی کلائی بلاج کے ساتھ ہاتھ میں آ چکی تھی۔ بلاج نے اسے واش روم کے ساتھ دیوار سے لگایا اور عطرت کا سر زور سے دیوار سے ٹکرایا، مگر سامنے والے کو پرواہ نہیں تھی۔ تم زندہ کیسے ہو بے وفائی کر کے؟ بلاج نے اس کے بے حد قریب ہو کر پوچھا۔ عطرت کا بلاج کی قربت میں سانس لینا مشکل ہونے لگا اور آنسو اس کے گال پہ پھسلنے لگے۔ ارے یہ ناٹک مت کرو میرے سامنے، بلاج نے تقریباً گھراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا، سنا تم نے، جو چاہے مجھے سمجھو۔ عطرت نے اپنے بائیں پیر طرف دیکھا، بلاج کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی اور کہا، ہاں ہاں جانتا ہوں، میں منہ چھپا کے دلوں کے سودے کرنے تو تمہارا کام ہے۔ بلاج نے اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہا، ڈونٹ ٹچ می بلاج۔ عطرت نے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے غصے میں کہا، اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تمہیں کسی اور کی باہوں کی عادت ہے۔ بلاج کے کہے گئے جملے عطرت کی روح پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ ساکر نظروں سے بلاج کو دیکھنے لگی۔ اوہ ہو، کہ بات باہوں کے سے آگے تو نہیں بڑھ گئی؟ بلاج نے شیطانی مسکراہٹ سے پوچھا۔ عطرت نے اسے خود سے دور کیا اور دوڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ عطرت کے جاتے ہی بلاج نے ایک زوردار ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ واہ شاہجہاں، کھانا تو بہت مزے کا ہے، عطرت نے بنایا ہے، میں تو آفس کے کاموں میں اتنا مشغول رہتی ہوں کہ گھر کی ذمہ داری ٹھیک سے نبھا نہیں پاتی۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ عطرت کی شادی ہو جائے گی تو کیا کروں گی، دوسروں سے تو امید بالکل نہیں ہے۔ شاہجہاں نے صنم سے پہ ٹونٹ کرتے ہوئے کہا تو ندا کے ساتھ صنم بھی مسکرانے لگی۔ ارے شاہجہاں، یہ تو بہت چھوٹی ہے، جب ذمہ داری پڑے گی سر پہ تو آ جائے گا سارا کام۔ شکریہ آنٹی میری حمایت لینے کے لیے، ورنہ ماما تو ہر وقت میرے سر پر ہی ہمیشہ مزائل داغے رہتی ہے۔ صنم کے بولنے پہ ندا بھی مسکرانے لگے، سوائے عطرت کے۔ کہیں بات پکی کر لی شاہجہاں؟ عطرت کی ندا بیگم اس سوال پر بلاج کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی۔ اسے نگاہ اٹھا کر عطرت کو دیکھا، مگر وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن تھی۔ بلاج نے بھی اس کو اس بات کو اگنور کر کے کھانا کھانے کو ترجیح دی۔ نہیں ندا، بس ڈھونڈ رہی ہوں کوئی اچھا سا رشتہ۔ شاہجہاں بیگم کے جواب پر ندا بیگم کے لب کھل کر مسکرائے اور انہوں نے غور سے عطرت کو دیکھا۔ السلام علیکم۔